ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे बहुत सारे बच्चों को रोटेशनल मोशन में कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है और उसका जो वीडियो है उसका टॉपिक जो है मैं आपको बता देता हूँ। वो टॉपिक है मूवमेंट ऑफ फोर्स। ओके, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ओके, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को पॉपुलरली टॉर्क भी बोला जाता है। ओके, देखिए इसको बोलते हैं टॉर्क, राइट। और जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, बट उससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं टॉर्क के बारे में कि टॉर्क होता क्या है। अगर आप बेसिक समझ लेते हैं टॉर्क का कि टॉर्क होता क्या है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा आपने एक एग्जांपल भी उसका कर लिया। तो अगर आप क्लास 12th में तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि क्लास 12th के बच्चों को टॉर्क नहीं आता और क्लास 12th के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स में टॉर्क का यूज है। जो बच्चे क्लास 12th में और डाइपोल का चैप्टर पढ़ रहे हैं या कोई और चैप्टर पढ़ रहे हैं, बार बार ये वर्ड आएगा आपको टॉर्क, राइट। और अगर आपको टॉर्क की समझ नहीं है तो आप क्लास 12th के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो एक बड़ी समस्या है कि क्लास 11th का बेस वीक है, उसी को मैं स्ट्रेंथन करने के लिए आया हूं कि अगर आपने मिस भी कर दिया तो भी आप चिंता ना करें, आज उसका हम समाधान ढूंढ लेंगे और ये आपको टॉर्क समझ में आ जाएगा। सबसे आसान डेफिनेशन जो टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो वो है इट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, राइट। या इसको कई लोग बोल देते हैं, अलग तरीके से भी इसको बोला जाता है। कई लोग उसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इसका मतलब क्या है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स? इसका क्या मतलब है कि देखिए फोर्स जो है, अगर आपने न्यूटन्स के लॉ पढ़े हैं और अगर मैं एग्जांपल लूं तो फोर्स की मदद से आप बॉडीज को लीनियरली हिला सकते हैं, एंगल पे हिला सकते हैं। तो आप बेसिकली एक आपके पास एक मास है, अगर आप एक मास की बात करते हैं, आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ये मास आगे की तरफ जाता है, राइट, आगे की तरफ जाता है। तो ये तो लीनियर मोशन है, स्ट्रेट मोशन बोलते हैं जिसको, लीनियर। इसके अंदर टर्निंग कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने घर के अंदर कभी प्लम्बर को देखा है जो आता है और नलके को ठीक करता है, तो वो फोर्स तो लगाता है और नलके को खोल देता है, राइट। वो रेंच की मदद से करता है। तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, आप अपना डोर खोलते हैं तो आप डोर खोलते हैं तो आपका डोर भी घूमता हुआ जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, राइट। तो मैं अगर इस पेन की भी बात करूं जो मैं यूज कर रहा हूं, मैं अगर इस पेन को यहां से पुश करूं तो ये पेन भी रोटेट कर रहा है। देखिए ये लग तो फोर्स रही है, लेकिन एक जगह को मैंने फिक्स करा हुआ है ऊपर और मैं यहां पे घुमा रहा हूं। तो मेरा जो है, इसी को बोलते हैं रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, माने फोर्स की मदद से किसी बॉडी को घुमाने की कोशिश करना। बहुत ही सिंपल शब्द में मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके डिटेल के अंदर जाते हैं। ये था लीनियर मोशन। लेकिन अगर बात करें कि अगर मैं इसी पर्टिकुलर मास को अगर लूं और इस मास को मैं आपके इसी मास को मैं लेता हूं और इसी मास के ऊपर के साथ मैं एक छोटी सी एक रॉड लगा देता हूं, मान लीजिए रॉड, राइट। और इस रॉड को मैं यहां पे पिवट कर लेता हूं, माने मैं यहां पे एक कील लगा देता हूं। ये मैंने रॉड को पिवट कर लिया, तो इस जगह पे पिवटेड है, राइट, मतलब फिक्स्ड कर दिया मैंने, पिवटेड है। अगर ये पॉइंट फिक्स्ड है, अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा इस जगह से, राइट, तो क्या होगा, ये रॉड जो है घूम के ऊपर की तरफ आ जाएगी, राइट। ये मास इधर आ जाएगा और अगर आप लगातार फोर्स लगाएंगे तो दिस मोशन विल लुक लाइक दिस। फाइनली रॉड घूम के वापस यहां पे आ जाएगी अगर आप लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं, आप लगा फोर्स यहां पे रहे हैं, आप यहां पे फोर्स लगा रहे हैं,
लेकिन मास जो है फोर्स लगाने से गोल घूम रहा है, इट इज मूविंग इन सम रोटेशनल फॉर्म, माने कि रोटेशन हो रही है, उसकी टर्निंग हो रही है मास की। वही मास जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, वो वाले मास अब गोल गोल घूम रहे हैं। देखिए यहाँ इसके अंदर बहुत सारे ये मासेस का बना होगा, सारे मासेस जो हैं ये वाले छोटे छोटे मासेस इस बड़े मास के जो सब मासेस हैं, माने इसको जो बनाते हैं, ऑल ऑफ देम आर रोटेटिंग नाउ। तो ये रॉड देखिए यहां पे आ गई है, राइट। उसी तरह से आप इसको उल्टी डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं, जैसे कि आपने झूला देखा होगा, झूला भी घूमता है, तो वहां भी कहीं ना कहीं फोर्स होती है और वो फोर्स जो है रोटेशन पैदा करती है। एक की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहां पे फोर्स आपने लगाई है, लेकिन यहां पे पॉइंट ऑफ पिवट कुछ भी नहीं है। यहां पे एक पॉइंट ऑफ पिवट होता है, देखिए ये पॉइंट ऑफ पिवट है जिसके ऊपर ध्यान देना है आपको। दिस इज योर पॉइंट ऑफ पिवट, तो ये फिक्स्ड है, राइट। तो आप देखिए फोर्स लगाना और एक पॉइंट पिवट होना बहुत जरूरी है। रोटेशन नहीं कर पाएंगे अगर आप ऐसे फोर्स लगाएंगे जैसे कि फर्स्ट डायग्राम के अंदर है, ये डायग्राम नंबर ए है। अगर आप डायरेक्टली फोर्स लगा देंगे तो कोई रोटेशन पैदा नहीं करी जा सकती। रोटेशन पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले किसी एक पिवट को चुन लें, एक पॉइंट को चुन लें, उसे फिक्स कर दें और उसके बाद आप जो है बॉडी को दूर रख के उस पर फोर्स लगाएं और बॉडी जो है तभी घूम पाएगी, नहीं तो घूमना पॉसिबल नहीं है। अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में इमेज क्या बैठी, एक पिवट नाम का शब्द बैठा आपके दिमाग में, कुछ ना कुछ पिवट है। बेसिकली इसी पिवट को अलग अलग फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो एक एक्सिस होता है ये मान लीजिए, और ये एक्सिस कहां पे होता है, ये अभी आपको पॉइंट नजर आ रहा है, इट इज नॉट अ पॉइंट। एक्चुअली ये सच्चाई ये है कि पिवट का जो पॉइंट है इट इज नॉट अ पॉइंट, इट इज एन एक्सिस। वो एक्सिस अंदर की तरफ है, इसमें देखिए ऐसे है वो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, इसके अंदर की तरफ जा रहा है वो। तो आप अगर प्लेन की बात करें और तो जो आपका मास है अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो मास आपका ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा है कि पिवट देखने में पॉइंट लगता है लेकिन पॉइंट नहीं होता है, एक एक्सिस होता है। और इसी के लिए एक और वर्ड मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ग्रेजुअली मैं आपको समझा रहा हूं। एक वर्ड आप देखेंगे फाइनली जिसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करते हैं। तो ये देखिए इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वो वाली एक्सिस है जो पिवट पॉइंट के अंदर जाती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसमें आपका फोर्स है। देखिए फोर्स इस प्लेन के अंदर है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब देखिए फोर्स मैंने वाई डायरेक्शन में लगाई है और ये बोर्ड एक्स वाई डायरेक्शन में, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो बोर्ड है इट इज इन एक्स एंड वाई, राइट। तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, राइट। और फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। अगर आप देखें मास यहां पे पड़ा हुआ है, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो फोर्स इज इन एक्स वाई प्लेन, लेकिन पिवट जो है वो यहां पे है, मान लीजिए, राइट। इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, पिवट यहां पे है, इस पॉइंट पे आपका पिवट है, कोई पॉइंट है, और इसी पॉइंट के अंदर से इस बोर्ड को भेदता हुआ, माने अंदर की तरफ जाता हुआ, राइट। अगर मैं उसको 3D में दिखाऊं, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देखने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन अंदर की तरफ होता है ये। तो कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है तो ऑब्वियसली बोलते तो अगर आप फिजिक्स में देखेंगे तो कई लोग बोलते हैं कि जो पॉइंट ऑफ रोटेशन, कुछ लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों ही चलेंगे, लेकिन एक्चुअली जो सच्चाई वो ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द करेक्ट फिजिक्स। पॉइंट ऑफ रोटेशन तो दिखता है आंखों को, एक्सिस नजर नहीं आता, इसलिए सिंप्लिसिटी के हम यूज कर लेते हैं वर्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो ये सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए करा जाता है और कोई पर्पस इसका नहीं है। तो बेसिक अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक आपने वर्ड जो नोट करा वो करा फोर्स इन्वॉल्व होती है, आपने नोट कर लिया इस बात को। एक आपने वर्ड देखा कि एक पिवट इन्वॉल्व होता है, पिवट इन्वॉल्व होता है, पिवट होता है। और एक आपने जो वर्ड देखा वो नोट करा आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन। 3 वर्ड आपने याद रख लिए। एक वर्ड में नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि बहुत स्लोली बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं।
जो चौथा वर्ड जो आपको पता होना चाहिए वो होना चाहिए फोर्स आर्म का। जो डिस्टेंस होता है, फोर्स तो यहां लग रही है लेकिन पिवट तो बहुत दूर है, राइट? पिवट का डिस्टेंस है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर भी याद रख लीजिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, किसके और किसके बीच में? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको पिवट बोल रहे हैं, राइट? पिवट का मतलब होता है पॉइंट, टर्निंग वाली, जहां से टर्न होती है। टर्न तो यहीं से हो रही है, देखिए यही जिम्मेदार है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग, राइट? तो इसको पिवट बोलते हैं। यहीं से आप पिवटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरफ नीचे की तरफ घुमा दें, इसको ऊपर की तरफ दिखा दें, तो ये पॉइंट ऑफ पिवट है, यहीं से टर्निंग का इफेक्ट आ रहा है। और ये अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, फोर्स यहां पे देखिए, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और ये वाला एक डिस्टेंस है, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं इस डिस्टेंस को, ये वाला एक डिस्टेंस है, राइट? अगर इस डिस्टेंस को हम लें x, राइट, तो फोर्स और पिवट के बीच में, पिवट का पॉइंट आप देख ही रहे हैं, ये वाला पिवट का पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, व्हाट इज इट? इट इज द फोर्स आर्म। फोर्स आर्म, तीसरा वर्ड आप यूज करेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द फोर्स आर्म। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप फोर्स आर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, देखिए ये मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये x जो है, ये वाला डिस्टेंस, अगर मैं इस फोर्स को ऊपर की तरफ खींचता हूं और ये वाला डिस्टेंस अगर मैं नापता हूं पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कॉल्ड एज अ फोर्स आर्म। सिंप्लिसिटी के लिए अगर मैं यहां पे फोर्स दिखा रहा हूं, मेरा जो पॉइंट ऑफ पिवट ये वाला है, क्योंकि इसी के थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द, और मैंने इसको सेंटर ऑफ मास से लिया, जो मास है उसके सेंटर से नाप रहा हूं मैं, और ये मेरा डिस्टेंस कहलाएगा द फोर्स आर्म। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया कि परपेंडिकुलर वर्ड भी आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? अब हम आएंगे उन सिचुएशंस के ऊपर जहां पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, तो कैसे आपको निकालना है, राइट? उसके ऊपर भी चलते हैं। तो मान लीजिए आपका पिवट का पॉइंट ये वाला है, पिवट यहां पे आपकी, आपने एक कोई रॉड, कोई डंडा कुछ लिया और उसकी मदद से आपने एक मास को यहां पे घुमा के, मास की जो इनिशियल पोजीशन थी वो ये थी, उसके बाद आपने मास को घुमाया और घुमा के आप उसको यहां पे ले आए, राइट? ऐसे घुमा के आप उसे ले आए हैं और फोर्स आप अपवर्ड लगा रहे हैं, राइट? लेकिन क्योंकि ये यहां पे पिवटेड है, पिवटिंग क्या पैदा करती है? टर्निंग इफेक्ट। ये मास ऊपर नहीं जा रहा, डायग्राम में आपको लग रहा होगा, लेकिन फाइनली ये मास इस तरह से रोटेट कर रहा है। देखिए ये मास फाइनली इट विल रोटेट लाइक दिस, तो ये भी आपका एक मास यहां पे आ गया, राइट? तो ये धीरे धीरे मास गोल घूमेगा और हम बोल रहे हैं कि इट इज पिवटेड एट दिस पॉइंट, इस जगह पे पिवटेड है और टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। अब देखिए ये तो बड़ा सिंपल था कि दिस इज योर फोर्स आर्म। ये तो फोर्स आर्म बड़ी सिंपल है, क्योंकि आपकी फोर्स जो है वो ऐसे लग रही है और आपका पिवट यहां पे है, तो ये सीधा सीधा आपका फोर्स की डायरेक्शन आपकी ऐसे और ये आपका पिवट है, तो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है इन दोनों के बीच में। फोर्स यूं जा रही है ऊपर की तरफ और पिवट से जो लाइन आ रही है वो परपेंडिकुलर है। लेकिन आप दूसरी सिचुएशन देखिए, जो ये वाली सिचुएशन है, यहां से पिवट की लाइन तो ऐसे आ रही है और फोर्स लग रही है आपकी अपवर्ड। अब क्या करें? अगर अब तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है इन दोनों के बीच में, तो कोई बात नहीं, हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का मेथड सीख लेते हैं, क्योंकि हमारा एम्फोसिस क्या है, हम पढ़ रहे हैं टॉर्क। टॉर्क के अंदर हमें नए नए वर्ड्स मालूम चल रहे हैं और उसके अंदर एक बहुत छोटा वर्ड हमें मालूम चल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीख लिया, आपको टॉर्क पूरा समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद छोटी छोटी चीजें, उसका अलजेब्रा है, कैसे साइन लेना है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वो दूर की बात है। सबसे पहले आपको समझना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे। अब हम बात करते हैं किसी सिचुएशन की जहां पे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेते हैं, मैं आपको वो सिखाने की कोशिश करता हूं।
देखिए ये वाली सिचुएशन ही ले लेते हैं, यहां पे आपका पिवट जो है इट इज, और बात करें अगर, तो यू हैव फोर्स विच इज एक्टिंग लाइक दिस एंड द पिवट इज इन दिस डायरेक्शन। अब ये वाला एंगल तो किसी भी हालत में 90 डिग्री है नहीं, राइट? आपको तो 90 डिग्री से मतलब होता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है। फॉर्चुनेटली यहां पे एंगल 90 डिग्री था तो बढ़िया हो गया। अब ये एंगल 90 डिग्री नहीं है तो हम क्या करें उसके अंदर फिर अब, राइट? हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच में। व्हाट वी डू इज, ये जो पिवट है आपका, जिसका आपको मालूम है ये लेंथ मान लीजिए इसका x है, वो x ही रहेगा क्योंकि वो तो घूम के ऐसे जा रहा है, राइट? आप देख सकते हैं मेरी रोटेशन हो रही है, यहां मेरा मास है, मान लीजिए दिस इज माय मास एंड माय रोटेशन इज हैपनिंग लाइक दिस, राइट? तो ये मेरी बाजू तो उतनी रही, तो मेरी बाजू तो उतनी है, राइट? लेकिन मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं? व्हाट वी डू इज, फोर्स की डायरेक्शन तो वही रहेगी जो है, हम इसका जो कंपोनेंट है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, इसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं x cos थीटा, राइट? ट्राइंगल ध्यान से देखिए, मैं उसको डार्क कर देता हूं थोड़ा, ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल आई एम टेकिंग, जो मैंने थोड़ा डार्क करा है। हाइपोटेन्यूज मेरा फोर्स आर्म है, राइट? लेकिन फोर्स आर्म नहीं है क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस है बिटवीन द, जहां पे फोर्स लग रही है और पिवट के बीच में एक डिस्टेंस है, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। मैंने फोर्स को भी, फोर्स की डायरेक्शन मुझे मालूम है तो मैं फोर्स से भी एक लाइन खींच लेता हूं स्ट्रेट, और ये जो कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट आप बोल सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट है इस डिस्टेंस का, वो एक्स कॉस थीटा हो गया आपका, राइट? आप ध्यान से देखिए ये एक्स कॉस थीटा है, और ये वाला जो कंपोनेंट है, अगर हम इसकी बात करें, ये वाला, दिस कंपोनेंट इज एक्स साइन थीटा, राइट? अब ध्यान से देखिए, एक्स साइन थीटा और एफ फोर्स और एक्स साइन थीटा एक ही लाइन के अंदर है, इनके बीच में कोई पिवटिंग का सवाल ही नहीं उठता है, राइट? लेकिन तो एक्स साइन थीटा, अगर मैं बात करूं एक्स साइन थीटा और एफ, राइट, ये क्या है? आपस में पैरेलल ही तो है। एक्स साइन थीटा ऊपर की तरफ बिल्कुल फोर्स की लाइन में है, तो जो भी, अगर डिस्टेंस ही नहीं है फोर्स और फोर्स आर्म के बीच में, माने पिवट के बीच में, पॉइंट के बीच में, तो टर्निंग नहीं हो पाती है। इसीलिए अगर मैं अपने इस मास को यहां से रोटेट ना करके यहां पे फोर्स लगाऊं, यहां पे देखिए, मैं इसको यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, ये रोटेट नहीं कर रहा है, राइट? लेकिन अगर मैं, तो मेरा जो फोर्स की लाइन है, राइट, वो देखिए अब ये टर्निंग इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर मैं इसको टर्न करना चाहता हूं तो मैं ऐसे लगाऊंगा, ये टर्न हो जाएगा। अब हम न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बाद में करेंगे हम, अभी हम टॉक के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। लेकिन एक टॉक के अंदर कॉन्सेप्ट बच्चों को जो क्लैरिटी नहीं होती, वो तो एंगल है, वो तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको एंगल का सिग्निफिकेंस भी थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाना चाहता हूं, उसको ध्यान से देख लीजिए आप। देखिए ये आपका पिवट है, राइट? दिस इज योर पिवट एंड दिस इज द एप्लीकेशन पॉइंट जहां पे फोर्स लग रही है। तो एक तो आपका पोजीशन वेक्टर हो गया जो ओ ए हो गया, राइट? तो आपके पास ओ ए है विच इज योर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो आपको बताता है कि फोर्स लग कहां पे रही है विद रिस्पेक्ट टू द पिवट। दूसरा आपके पास फोर्स वेक्टर है। आप इस डायग्राम में देखिए मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग, एक ऐसे लग रही है, एक ऐसे लग रही है, अलग अलग एंगल्स पे लग रही है। मैं आपका ध्यान सिर्फ एक फोर्स पे लगाना चाहता हूं विच इज दिस फोर्स, राइट? अगर आप इस फोर्स को देखेंगे तो इट इज अलोंग द पोजीशन वेक्टर। देखिए ये पोजीशन वेक्टर ओ ए, और अगर मैं इसका नाम सी रख लूं, ए सी, राइट? ए सी इज द लाइन ऑफ एक्शन, राइट? जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है, अगर हम उस लाइन को खींच लें तो फोर्स इज एक्टिंग, मैंने इसको ऐसे बनाया। अगर पोजीशन वेक्टर और लाइन ऑफ एक्शन देखिए कोइंसाइड करें, बिल्कुल सेम ही है, राइट? चाहे वो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही हो, चाहे वो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन वो पोजीशन वेक्टर के साथ ही है, बिल्कुल उसके पैरेलल चल रही है। तो उस सिचुएशन के अंदर टॉर्क इज जीरो, देयर इज नो फोर्स आर्म, क्योंकि मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापना है। यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है,
यहां पे अगर आप देखेंगे 10 न्यूटन की फोर्स में, और अगर आप बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बीच में, तो 10 न्यूटन की फोर्स और पोजीशन वेक्टर में देयर मे बी दिस डिस्टेंस विच इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? दिस मे बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनके भी हम कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। कुछ कंपोनेंट जो दो, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट निकाल लूं, एक कंपोनेंट मेरा हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो सकता है फिर से पोजीशन वेक्टर के अलोंग हो। तो जो कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर और लाइन ऑफ एक्शन दोनों ही कोइंसाइड कर जाएं, वहां टॉर्क नहीं होता है, बिकॉज नाउ योर एंगल विच यू आर टॉकिंग अबाउट इज 0 डिग्री। आप एंगल, जब मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूं, बेसिकली ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं इस समय, ये राइट। आप टॉर्क नहीं पैदा कर सकते। अगर मैं यहां पे इस तरह से फोर्स लगाऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे, तो मेरा जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, और मेरा जो पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए जो मेरा पोजीशन वेक्टर है, आई एम पिवटेड हियर एंड अप्लाइंग द फोर्स हियर, आई एम पिवटेड हियर, दिस इज माई पोजीशन वेक्टर, और मैं यहां पे लगा रहा हूं। मैं इसको टर्न नहीं कर पाऊंगा इस पॉइंट के अराउंड। हाउ कैन आई टर्न दिस? मैं पूरा दम लगा रहा हूं लेकिन टर्न नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं अपना या तो पोजीशन वेक्टर चेंज कर लूं और फोर्स ऐसे लगाऊं तो टर्न कर पा रहा हूं, या पोजीशन वेक्टर ऐसे ही रहने दूं और फोर्स ऐसे लगा लूं तो भी मैं टर्न कर पा रहा हूं। लेकिन अगर मेरा लाइन ऑफ एक्शन और पोजीशन वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा तो टर्निंग नहीं होती है। हम इसको मैथमेटिकली बहुत सारे न्यूमेरिकल से करेंगे, लेकिन एक वार्निंग या एक अर्ली हिंट ले लीजिए जो आपके बहुत काम आने वाला है इस टॉपिक को ज्यादा अंडरस्टैंड करने में। तो आइए आगे चलते हैं और आगे की पढ़ाई करते हैं, और देखते जाइए इस वीडियो को, राइट? ऐसे करने पे टर्न होता है, लेकिन सेम लाइन में अगर हो तो नहीं होता। तो ये वाली जो डिस्टेंस है x sin थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस x cos थीटा है। तो x cos थीटा जो है, राइट, x cos थीटा, x cos थीटा इज द रियल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x cos थीटा है। यह समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें टॉर्क का, तो ध्यान आपका सारा कहां पे होगा? सारा ध्यान आपको रखना है कि इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालना है। एक बार अगर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, यह क्वेश्चन 10 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। और मैं आपको यह क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, लेकिन ये मैंने अभी अलग रखा हुआ है। पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे समझा देता हूं जो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो आपने अब दिमाग में पिक्चर क्या बनाई है कि मुझे क्वेश्चन करते हुए सारे, मान लीजिए एक ही फोर्स है, मुझे पॉइंट ऑफ पिवट ढूंढना है, मुझे फोर्स आर्म ढूंढनी है, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है। इस तरह का अगर आप अपना दिमाग बनाएंगे तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो आप स्ट्रगल करते रहेंगे कि cos थीटा sin थीटा क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सारा फोकस अपना ध्यान रखिए कि अगर टॉक का क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व करना आपको, तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस पे अपना ध्यान रखेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही इसकी चाबी है जो आपको पता होनी चाहिए, राइट? अब मैंने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया x cos थीटा। मेरी फोर्स लग रही है यहां पे, परपेंडिकुलर है, राइट? ये एंगल दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर एंगल है। ये असली फोर्स आर्म है, ये वाली देखिए, ये फोर्स आर्म है। तो जब हम बात करते हैं तो जो टॉर्क का अगर आप फॉर्मूला देखें, सिंपल, अगर मैं टाउ से रिप्रेजेंट करता हूं, ये टी नहीं है, टाउ होता है। ये सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय, आप अगर इसको एंगल थीटा यहां से मेजर कर रहे हैं तो इसको आप फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और अगर आप दूसरा एंगल लेना चाहते हैं इन दोनों के बीच में, राइट, अगर मैं बात करूं यहां से, तो वो भी ले सकते हैं आप, फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स आर्म होता है। देखिए, फोर्स आर्म, राइट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स आर्म। तो कहने का मतलब फोर्स, इस केस के अंदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्स कॉस थीटा। ये आपका बहुत ही सिंपल तरीके से क्या आ गया? टॉर्क आ गया ये, राइट? अब इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बहुत ध्यान से सोचें हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। ये वाला एंगल है हमारा, हमें एंगल कौन सा चुनना है, अगला टॉपिक है कि एंगल कौन सा चुनना है। बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर इसमें एंगल आपने ये थीटा लिया है, तो ये एंगल का चुनाव कैसे करना है? जो लाइन पिवट से जाती है, जो लाइन पिवट से जाती है वो तो यहां तक जाती है, राइट?
ये वाली लाइन भी जाती है। अगर पिवट से लाइन जाती है और ये थीटा है तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हो गया 90 माइनस थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। उम्मीद करता हूं आपको डायग्राम समझ में आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दोबारा ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू। ऑलराइट, तो मैं आपको एंगल के बारे में बता रहा था, उसमें आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं, राइट, जो आपका पिवट का जो पॉइंट है, दिस इज योर पिवट, राइट। तो आपको मालूम है पिवट चुनना होता है। ये वाला जो, अब मैं नई टर्मिनोलॉजी भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं एंगल भी आपको समझाऊंगा। ये वाला जो डिस्टेंस है जहां पे फोर्स एक्ट कर रही है, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका पॉइंट ए है, राइट। तो अगर मान लीजिए ये ओ है और पॉइंट ए पे फोर्स एक्ट कर रही है सीधा ऐसे, जो डिस्टेंस ओ ए होता है, ओ ए, इसको कई लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, एक वर्ड आपने और सीख लिया, पोजीशन वेक्टर, कि विद रिस्पेक्ट टू द पिवट आप कहां पे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर। सेम सिचुएशन है जो हम पढ़ रहे थे, मैंने थोड़ा डायग्राम नीट कर दिया, आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए ये वाला एंगल लें, और कुछ लोग जो हैं वो बोलते हैं कि एंगल जो हम लेंगे वो पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में लेंगे। तो आप ले लीजिए, ये मेरा वेक्टर की जो डायरेक्शन है, मेरा जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, वो यूं जा रहा है और एक फोर्स ऐसे जा रही है, राइट। तो ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल जो हो गया आपका, ये मैंने आपको बताया था 90 माइनस थीटा, राइट। ये वाला एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट है, राइट, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट। ये कितना हो गया आपका 90 माइनस थीटा। ये भी आपको समझ में, ये भी मैंने पिछले, अगर आप वीडियो को देखेंगे तो उसके अंदर मैंने समझाया था। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप एंगल लेते हैं बिटवीन फोर्स और जो ये पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों के बीच में आप एंगल लेना चाहते हैं, राइट। मैंने तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कंपोनेंट निकाला था, ये मेरा जो पोजीशन वेक्टर है, जो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स और पिवट के बीच में डिस्टेंस है, वो उसका मैंने डिस्टेंस ले रखा था। अगर आपको याद हो, x माने पोजीशन वेक्टर की जो लंबाई है, दैट इज x इन मैग्नीट्यूड। तो इसको मैंने बोला था ये x cos थीटा है, राइट। और इसी कंपोनेंट को यूज करके मैंने टॉर्क का फॉर्मूला लिखा था, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय x cos थीटा, क्योंकि फाइनली मेरा इंटरेस्ट सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस में और किसी भी चीज में डिस्टेंस नहीं है। लेकिन अभी हम एक कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, एंगल के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आप पोजीशन वेक्टर देख रहे हैं, ये वाला, ये एंगल 90 माइनस थीटा है और ये वाला एंगल जो है थीटा है, राइट। ये 90 माइनस थीटा और ये एंगल थीटा है। एक ही बात है, फाइनली आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना है। अगर आप ये वाला एंगल यूज करेंगे तो आप, मैंने ग्रीन रंग की लाइन बनाई है, आप देखिए ये हरे रंग की लाइन, और मैंने आपको बोला था कि फोर्स नीचे की तरफ आपको खींचनी है। मैंने आपको ये भी बोला था, ये जो ग्रीन रंग की लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ एक्शन। जहां फोर्स एक्ट कर रहा है उसी को लाइन बना लेते हैं, तो इसको आप लिख लेते हैं लाइन ऑफ एक्शन, राइट। ये सिर्फ वर्ड्स हैं और ये बनती कैसे है, आप फोर्स की डायरेक्शन में ही इसको ऊपर या नीचे खींच देंगे, दैट्स ऑल, राइट। और किस तरह से खींचेंगे कि आप फाइनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो दिखा पाए। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ये दिखा रहे हैं। अगर आपने ये वाला एंगल ले लिया और पोजीशन वेक्टर ये है, तो अगर आप इसको इस एंगल की मदद से निकालेंगे, इफ यू वांट टू फाइंड यूजिंग दिस एंगल, इसके सामने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है, इसको आप क्या लिखेंगे फिर, अगर ये हाइपोटेन्यूज x है, अब ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, x साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट। तो ये वापस क्या बन जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम इक्वल टू x cos थीटा। तो आप किसी भी तरह से उसको सॉल्व करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको फाइनली आपका एम क्या है
कि मेरी जो लाइन ऑफ एक्शन है, मैं अब दोबारा दिखा रहा हूं आपको, लाइन ऑफ एक्शन और जो मेरा पिवट का पॉइंट है उसमें मेरा इंटरेस्ट सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे भी निकालें, आप बस ध्यान रखिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, वो कोई भी एंगल यूज कर ले आंसर वही आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि देयर इज एंगल से नहीं डरना आपको। मैं आपको और अभी सॉल्व एग्जांपल करके दिखाता हूं छोटे छोटे, जिसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आप जब इसको अप्लाई करेंगे। जो मैं क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया था उसको मैं सॉल्व करूंगा अगले वीडियो में, लेकिन ये बेसिक जो टॉक के कॉन्सेप्ट्स हैं पहले उसको क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में कि टॉक के कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। एक बार आपके दिमाग में टॉक के कॉन्सेप्ट पूरे हो गए तो 12th स्टैंडर्ड में चाहे टॉर्क करंट के ऊपर लग रहा हो, चाहे टॉर्क किसी लूप के ऊपर लग रहा हो या टॉर्क किसी डाइपोल पे लग रहा हो, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है टॉर्क समझना। टॉक के बहुत सारे यूजेस होते हैं और आगे 11th के चैप्टर्स में टॉक बहुत यूज होता है। बहुत सारे बच्चे इसे छोड़ देते हैं क्योंकि इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसी के अंदर वो कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको अभी तक समझ में आ गया कि हमने जो फोकस रखा अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर रखना है। अब बात करते हैं कि टॉक का मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया, द मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर मुझे किसी बॉडी को टर्न करना है, मान लीजिए मुझे किसी बॉडी को टर्न करना है, मान लीजिए पेन है, राइट। पेन को मैं टर्न करने के लिए यहां पे फोर्स लगाता हूं, मतलब ये वाला जो मेरा हाथ है, ये वाला पॉइंट मेरा पिवट है, इस पे मैंने फिक्स कर दिया, यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, राइट। तो इसका मतलब टर्निंग इंपैक्ट दो चीजों पे डिपेंडेंट है। मैं अगर तेज फोर्स लगाऊंगा, माने मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा दूंगा, राइट, दिस फोर्स इफ आई इंक्रीज द मैग्नीट्यूड, टर्निंग इफेक्ट बढ़ेगा। कहने का मतलब है टॉर्क जो है डिपेंड करता है आपने फोर्स कितनी लगाई है, और किस चीज पे डिपेंड करता है, टर्निंग इफेक्ट। वो डिपेंड करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। क्यों डिपेंड करेगा, अगर आपने ये पेन पकड़ा है, ये आपने पिवट का पॉइंट आपका, देखिए ये पिवट है, मैं यहां कोने में फोर्स लगा रहा हूं, एफ फोर्स लगा रहा हूं, मान लीजिए 1 न्यूटन की फोर्स है और मैं ऐसे लगा रहा हूं, टर्निंग आ रही है। सेम फोर्स में कम डिस्टेंस पे लगा रहा हूं, देखिए कम डिस्टेंस पे लगा रहा हूं, उतनी टर्निंग नहीं पैदा कर पाऊंगा, देखिए दूर। इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पे करता हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना सा रहता है, अगर मैं इधर लगाता हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस काफी बड़ा हो जाता है। तो आप बड़े डिस्टेंस पे करें, आप छोटे डिस्टेंस पे फोर्स लगाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आपको टॉर्क बढ़ाना है, अगर आपको टर्निंग का इंपैक्ट चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप या तो फोर्स को बढ़ा लें या आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा लें। तो अगर आप फोर्स भी सेम रखते हैं, पोजीशन वेक्टर भी सेम रखते हैं, लेकिन अगर आप एंगल घटा देते हैं तो भी आपका टर्निंग इफेक्ट बढ़ता है इस केस के अंदर, क्योंकि यहां पे कोसाइन की मदद से हमने करा है। तो ध्यान रखिए जब भी आप इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करें, आप एंगल ढूंढें, जो कौन सा जो भी एंगल आप यूज करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपका एम होना चाहिए। लेकिन ये वाला कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर ये है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बहुत काम का है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन है। तो आपको परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन वाला जो कंपोनेंट है उस पे ध्यान देना है। एंगल की चिंता आप ना करें, उसमें मत घूमें एंगल के अंदर। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ढूंढ लें और फिर उसके बाद पोजीशन वेक्टर का आप दो रेजोल्यूशन बना लें। इसी क्वेश्चन को करने के लिए एक मेथड और होता है जो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके अंदर हम इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द पोजीशन वेक्टर्स, ये पोजीशन वेक्टर के दो मैंने रिजॉल्व करे थे, ये एक्स साइन थीटा, ये एक्स कॉस थीटा। अब जो मैं आपको मेथड बताऊंगा सेम ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द पोजीशन वेक्टर, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिजॉल्व द फोर्स। अब मैं पोजीशन वेक्टर को रिजॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं फोर्स को रिजॉल्व करूंगा। तो अब देखते हैं जब पोजीशन वेक्टर के जब हम अपना वो बनाते हैं कंपोनेंट्स, ये वाला और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसकी जगह अब मैं फोर्स के कंपोनेंट बनाऊंगा, तो क्या फर्क आता है टॉर्क निकालने में? कोई फर्क नहीं आएगा। सिंपल सी आप बात समझ लीजिए, ये आपकी फोर्स है, आप क्या करेंगे, पोजीशन फोर्स के दो कंपोनेंट आप निकालेंगे। एक कंपोनेंट आप निकालेंगे अलोंग द
पोजीशन वेक्टर, जो मान लीजिए ये है, ये वाला, राइट। तो फोर्स का एक कंपोनेंट, अब एंगल कौन सा यूज कर रहा हूं इसके अंदर, 90 माइनस थीटा। तो मेरी जो फोर्स है वो आप देख रहे हैं, ये मेरी अगर फोर्स है ये वाली, इसके मैं दो कंपोनेंट बना रहा हूं। एक कंपोनेंट मैंने बना लिया, देखिए ये वाला। सो वन ऑफ माई कंपोनेंट, राइट, इफ आई हैव टू कंप्लीट द ट्राइंगल इज दिस कंपोनेंट। उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रहा है ध्यान से। मैंने इस समय फोर्स लिया है, जो आपको ब्लू रंग में ये फोर्स नजर आ रही होगी, ये वाला कंपोनेंट। इस कंपोनेंट के मैंने दो हिस्से लिए, ये वाला और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये इसके पैरेलली है, राइट। एंगल आपको मालूम है। आप फोर्स के दो कंपोनेंट लेंगे कैसे? एक कंपोनेंट लेना है आपको जो पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, दूसरा कंपोनेंट कहां लेना है आपको, जो परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर है। देखिए ये पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है ये वाला कंपोनेंट। इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं फोर्स की, और मेरे को अगर मालूम है ये मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस इज माय हाइपोटेन्यूज। अब फोर्स वेक्टर हैज बिकम द हाइपोटेन्यूज। पहले पोजीशन वेक्टर वाज अ हाइपोटेन्यूज, नाउ द फोर्स वेक्टर हैज बिकम द हाइपोटेन्यूज। इफ द फोर्स वेक्टर हैज बिकम द हाइपोटेन्यूज, देन, और ये मेरे को मालूम है दिस इज 90 माइनस थीटा, तो जो ये वाला कंपोनेंट जो इसके सामने होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। उसको मैं लिख सकता हूं एफ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, जो मेरा बन जाएगा फाइनली एफ कॉस थीटा, राइट। तो जो परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर है वो बन गया एफ कॉस थीटा। पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर बनाया है मैंने। आप ध्यान, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अब अगर मैं टॉप निकालना चाहूंगा तो मेरी सिचुएशन क्या है, मेरा जो पोजीशन वेक्टर है वो ये वाला है और एक फोर्स ऐसे लग रही है। तो देखिए परपेंडिकुलर ऑलरेडी है ये, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये मेरा पिवट का पॉइंट है, और मुझे पिवट के पॉइंट से मैंने जो ये पॉइंट बनाया है, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मुझे ऑलरेडी वो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही मिल रही है। जो ये वाला डिस्टेंस था जब मैंने पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाए थे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट परपेंडिकुलर आ रहा था, ये कंपोनेंट यूजलेस था। अब मैं फोर्स के दो कंपोनेंट बना रहा हूं, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज माय फोर्स वेक्टर। इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर दिखा दिया मैंने। दूसरा कंपोनेंट मैंने अलोंग द पोजीशन वेक्टर बना दिया है, टोटली यूजलेस है। ये वाला कंपोनेंट अगर मैं उसे हाईलाइट करूं बहुत ध्यान से, दिस कंपोनेंट इज नाउ यूजलेस। जिस तरह से पिछले केस के अंदर ये वाला कंपोनेंट यूजलेस था जो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग था, अब जो कंपोनेंट अलोंग द पोजीशन वेक्टर है वो यूजलेस हो गया, क्योंकि वो इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टर्निंग इफेक्ट, क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्शन जैसे फोर्स वाली सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। उसी तरह से पोजीशन वेक्टर के अलोंग अगर फोर्स हो गई तो वो काम नहीं करेगी, एक ही बात होती है। तो आप जब भी न्यूमेरिकल करें, आप अपनी अप्रोच और स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लें कि मैं फोर्स के कंपोनेंट लूंगा, पोजीशन वेक्टर फिक्स रखूंगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट लेंगे और फोर्स जो है उसको आप अप्लाई करेंगे पोजीशन वेक्टर के साथ। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट दोनों ही केस में आपको चुनना है। देखिए ये भी परपेंडिकुलर ही है, याद रखिए, पोजीशन वेक्टर और ये फोर्स का दूसरा कंपोनेंट जो अभी आपने निकाला एफ कॉस थीटा, दे आर परपेंडिकुलर। तो आंसर आपका घूम फिर के फिर वही आएगा, एफ आपका आंसर क्या आएगा। अगर मैं सेकंड सिचुएशन की बात करूं जहां पे फोर्स के मैंने निकाले, आंसर विल बी व्हाट, मेरा जो कंपोनेंट आ रहा है फोर्स का वो आ रहा है एफ कॉस थीटा, जो मेरे काम का है, जो परपेंडिकुलर है, मल्टीप्लाई बाय एक्स। दोबारा से वही आ गया जो पहले आया था एफ एक्स कॉस थीटा, दोबारा से वही कंपोनेंट आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा लेक्चर आप ध्यान से सुनेंगे। मैं और भी डिटेल लेके आऊंगा, लेकिन अभी आज के लिए इतना ही काफी है, आपका हाजमा खराब हो जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट टू मच इंफॉर्मेशन। आप इसको ध्यान से देखें। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व्ड क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, उससे थोड़ा सिंपल टाइप का मैं क्वेश्चन करूंगा, और नए कॉन्सेप्ट्स टॉक को लेके मैं आऊंगा। आज के लिए सिर्फ आपके दिमाग में बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर बेसिक चीजें क्लियर होंगी तो न्यूमेरिकल करना बहुत इजी रहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं।
पूरी वर्ल्ड में इस चैनल को देखा जा रहा है। मैं इंग्लिश में इसलिए भी बोलता हूं कि बहुत सारी कंट्रीज में हिंदी नहीं आती, लेकिन हिंदी भी वीडियो बनाता हूं मैं। कुछ वीडियोस में अंग्रेजी में बनाता रहूंगा, कुछ वीडियोस अपनी ग्लोबल ऑडियंस के लिए, और कुछ जो है इंडियन ऑडियंस के लिए इंग्लिश और हिंदी का मिक्स रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, नीचे कमेंट भी दीजिए कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई टॉक के अंदर जो आप समझना चाहेंगे। मैं उसको और भी एक्सपैंड कर दूंगा और भी आपको अच्छी तरह से उसे समझा दूंगा। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें टॉर्क के और कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 था, बेसिक्स ऑफ टॉर्क। बहुत सारे और कॉन्सेप्ट अभी बाकी हैं, जल्दी से जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी